सेक्शन 372 टू 394 ये पूरा चैप्टर अपील की बात करता है। ठीक है, हमने जो इसमें एक चैप्टर स्किप किया है एक्चुअली वो जजमेंट का पार्ट नहीं है, वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है। वो जब हम एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि वो एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, वो एक्चुअली में मेन पार्ट एग्जीक्यूशन का है। अब आ जाते हैं अपने अपील के अंदर। देखो अपील में क्या होता है ये तो कोई बेसिक बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई कोर्ट ने जजमेंट पास की तो वो उसके अगेंस्ट आप जाते हो हायर कोर्ट में, तो उसको हम बोल देते हैं अपील। हमारे लिए यहाँ पढ़ने क्या लायक क्या क्या चीजें हैं अपने लिए वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो अपने को पढ़नी है कि भाई कब अपील होगी और कब अपील नहीं होगी। दो बातें अपने को सबसे पहले पढ़नी है। पहले अपने को ये देखना है भी कौन कौन से केसेस में अपील होगी, कौन कौन से केसेस में अपील नहीं होगी। फिर उसके बाद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर उसके बाद हाउ आर यू प्रिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपील है अगर इनकेस अपील होगी तो वो कब कौन सी कोर्ट में जाएगी। लाइक सेशन कोर्ट में अगर अपील हमें करनी है तो कौन सा केस होना चाहिए या सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। हाई कोर्ट में करना है तो कौन सा सेंटेंस होना चाहिए। ये सब कुछ देखने के बाद फिर उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी बातें रह जाएंगी तब अपने जो है वो छोटी मोटी बातों को भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले अपने आते हैं इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि अपील कब होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास कर लो, आपका जितना इच्छा करे उतनी क्लास करना, कोई ऐसा कोई बर्डन नहीं है। ठीक है, हेल्थ हमेशा पहली प्रायोरिटी रखो, एग्जाम एग्जाम सब चलते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई अब अपने आ जाओ अपील पे। तो अपील कब होगी, सबसे पहली बात याद रखना जनरल रूल की कि अपील किसी भी सेंटेंस के खिलाफ, अगर वो सेंटेंस के बारे में सीआरपीसी के अंदर या फिर किसी और कानून के अंदर नहीं बताया गया है कि आप अपील कर सकते हो, तो हम अपील नहीं कर सकते हैं। नो अपील कैन बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट एनी सेंटेंस, अगेंस्ट एनी पनिशमेंट अनलेस इट इज प्रोवाइडेड अंडर दिस कोड या अंडर एनी अदर लॉ। अब वो कहां प्रोवाइडेड है वो हम देखेंगे, कहां कहां लिखा हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। तो अपील कब हो सकती है, अपील तभी होगी अगर ये कोड बताएगा एक्सप्रेसली, अगर कहीं लिखा हुआ है तो। हम कोई प्रिजम्पशन, कोई एजम्पशन कुछ भी नहीं बना सकते हैं अपील से रिलेटेड। अब आ जाओ इसका दूसरा पार्ट, अपील कब नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें, दो केसेस होते हैं जब अपील नहीं होगी। एक केस है जो हमने ट्रायल के दौरान किया था, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर एक्यूज्ड पर्सन ने खुद गिल्ट माना है कि सर मैंने गलती की है, मुझे कन्विक्ट कर दो, और कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, आप अपील नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरी बात, कुछ पैटी पनिशमेंट है, कुछ छोटे छोटे पनिशमेंट बोली गई हैं सीआरपीसी के अंदर कि यार इन छोटी पनिशमेंट के खिलाफ अपील नहीं होगी, कि ये इतनी छोटी पनिशमेंट है कि इसके खिलाफ अपील बननी ही नहीं चाहिए। तो वो कुछ कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है कि भाई अगर ये पनिशमेंट है तो इसके खिलाफ अपील नहीं होगी। पहले अपने इन दो चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं कि अपील कब होगी, उसका जनरल रूल क्या है, और दूसरा कि अपील कब नहीं होगी। अपने आ जाओ सबसे पहले ये देख लेते हैं, व्हेन अपील लाइज, जिसका एक्चुअली में सेक्शन तो है सेक्शन 372 और ये नेगेटिव सेक्शन है। अपने इस तरीके से लिख लो, अपील शैल lie against any sentence only if it is provided under CRPC or any other law। ये यहां ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। वो हमसे ये पूछ लेता है कि जो अपील हो सकती है, किसी भी सेंटेंस के खिलाफ अपील हो सकती है, तो वो कहां लिखी होनी चाहिए, सीआरपीसी में या चाहे किसी और में भी, किसी और कानून में भी लिखी हो, किसी में ही हो। चाहे तो वो सीआरपीसी में लिखी हो तब भी अपील कर सकते हैं, चाहे अगर वो किसी और कानून में लिखा हुआ है क्योंकि इस कानून के हिसाब से बोल रहा है कि आप अपील कर सकते हो, तो तब भी कर सकते हो। ये दो कानून आपको अगर परमिट करते हैं, आइदर सीआरपीसी परमिट करता है, आइदर कोई भी और कानून परमिट करता है, या सिंपल भाषा में बोले कि कोई भी कानून अगर आपको परमिट करता है, नॉट ओनली सीआरपीसी, तो आप अपील कर सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। लिखना है लिख लो, फिर बताना, फिर अपने जो हमारा जो इंपॉर्टेंट बात है कि अपील कब नहीं हो सकती है उस पे जाएंगे।
अब आ जाओ अपील कब नहीं होगी, इस पे ध्यान दे लेना, ठीक है। ये तो हो सकता है 372 फिर भी आए या ना आए, ये इसके आने के चांसेस ज्यादा है, और ये दोनों में से किसी भी एक चीज के आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। कि कब अपील नहीं होगी, अपील कब नहीं होगी, उसके दो ग्राउंड है। पहला कि अगर कन्फेशन किया है एक्यूज ने, अगर एक्यूज ने गिल्ट मांगा है, गिल्ट मतलब कन्फेशन ही होता है, तो चाहे तो ऐसा आ जाए कि कन्फेशन पे कन्विक्ट हुआ है, तब भी बोल देना कि हाँ अपील नहीं होगी। चाहे ऐसा आ जाए कि भाई उसने प्ली ऑफ गिल्टी ली है फिर कन्विक्ट हुआ, एक ही बात है, ठीक है। गिल्ट इज मतलब सेम ही है, गिल्ट एंड कन्फेशन, एक ग्राउंड हुआ ये। दूसरा ग्राउंड है कुछ लिस्ट ऑफ पेटी पनिशमेंट, कुछ छोटी छोटी पनिशमेंट है, वो अपने बाद में देखेंगे। तो दो ग्राउंड है जब अपील नहीं होती है। व्हेन नो अपील लाइज, इसके सेक्शन देख लेना, सेक्शन 375 376। ये जो 375 है ये गिल्ट वाला ग्राउंड बताता है, ये 376 जो है ये पेटी पनिशमेंट वाला ग्राउंड बताता है, ठीक है। अब आ जाओ गिल्ट वाले में क्या बोलता है। गिल्ट वाले में ये बोलता है कि अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है उसने खुद कन्फेस किया है, उसने खुद गिल्ट मांगा है कि सर हाँ मैंने ऑफेंस किया है, आप मुझे सजा दे सकते हैं, तो उस केस के अंदर अगर कोर्ट ने उसको सजा दी है, याद रखना गिल्ट पे सजा दी है, उसने गिल्ट मांगा, कोर्ट ने सजा नहीं दी, कोर्ट ने ट्रायल आगे चला लिया, जो ट्रायल में होता है ऐसा कि कोर्ट कन्विक्ट करे या ना करे। उसने गिल्ट मांगा, कोर्ट ने मौके पे कन्विक्ट नहीं किया, कोर्ट ने ट्रायल आगे चला लिया, और फिर सब कुछ स्टेप कंप्लीट करने के बाद जजमेंट में कन्विक्ट किया, अपील हो सकती है, हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने जो एक कन्विक्शन पास किया है ये उसकी प्ली पे नहीं पास किया है, प्ली की स्टेज पीछे जा चुकी है, उस समय कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया, कोर्ट ने आगे ट्रायल चलाया है, ये बात ध्यान रह जाएगी। तो अगर उसको गिल्ट पे कन्विक्ट किया जाता है तब जो है अपील नहीं हो सकता। अब यहां एक चीज याद रखना, हालांकि कुछ बेसिक बात है, कुछ अलग नहीं है, कि चाहे तो उसको कन्विक्ट हाई कोर्ट करे, चाहे उसको कन्विक्ट सेशन कोर्ट करे, चाहे उसको कन्विक्ट कन्विक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट करे, कोई भी कोर्ट कन्विक्ट करे, इसके अंदर अपील नहीं होगी, कोई मर्जी कोर्ट हो। क्या बट क्वेश्चन उठता है कि क्या उसके पास कोई भी रिड्रेसल नहीं है, उसने तो ये सोच के माफी मांगी होगी कि क्या पता कोर्ट जो है मेरे को सजा कम कर दे। ये भी तो हो सकता है ना कि भाई कई बार सरकारी वकील बोल देते हैं या प्रोसिक्यूशन बोल देता है कि माफी मांग लो, हम भी जो है तुम्हारी तरफ से प्ली लगा देंगे कि सर इसको सजा कम दी जाए, इसने माफी मांग ली है। उसने तो इस हिसाब से मांगी होगी कि यार पर कोर्ट ने उसको सजा कम नहीं दी। अब वो मान लो अपील करना चाहता है, अब वो ये तो बोलेगा नहीं कि सर मैंने तो इसलिए माफी मांगी थी कि मेरे को सजा कम मिले, पर वो ये कहना चाहता है अपील में कि सर जो कि मैंने माफी मांगी, जनरली जो है ये उस ऑफेंस के एक्यूज्ड पर्सन को सजा देते हैं 2 साल, मैंने माफी मांगी, मेरे को भी दी 2 साल, तो मेरे माफी मांगने का क्या फायदा हुआ। यहां पे कंसेप्ट आता है एक्सटेंट ऑफ लीगैलिटी या एक्सटेंट, दो चीजें होती हैं, लीगैलिटी या एक्सटेंट। तो यहाँ पे ये इन ग्राउंड पे अपील कर सकता है कि भाई ये ग्राउंड ला सकता है कि सर एक नॉर्मल आदमी था जिसने ऑफेंस किया, जिसने माफी नहीं मांगी, उसको भी 2 साल की सजा सुनाई, मैंने माफी मांग ली, बड़ा दिल दिखाया कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, आप मेरे को सजा सुना दो, मेरे को भी 2 साल दी, तो क्या फायदा। यहाँ पे उसने क्या बोला, एक्सटेंट, कि सर मेरे में और जो दूसरे एक्यूज थे जिनका ट्रायल हुआ, कोर्ट ने बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया, तो ये तो सर गलत बात है, मैंने माफी मांगी है तो कोर्ट को थोड़ा मेरी तरफ जो है एक नरम रुख करना चाहिए। वो इस ग्राउंड पे अपील कर सकता है, वो ये कह सकता है कि एक्सटेंट का ग्राउंड है। वो ये कह सकता है कि अगर मान लो उसने माफी मांगी, कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, किसी भी वजह से उसको लगता है कि ये सजा लीगली सही नहीं है, किसी भी वजह से कि भाई सजा 3 साल बनती थी, कोर्ट ने 4 साल दे दी, कुछ भी ऐसा हुआ, वो लीगैलिटी के ग्राउंड पे अपील कर सकता है। तो जनरली क्या कंसेप्ट है ये कि अगर जो एक्यूज्ड है वो गिल्ट मांगता है, वो कन्फेशन मांगता है, तो उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता, ये जनरल रूल है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो अपील कर सकता है, एक ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट का ग्राउंड हमने पढ़ लिया, वो कैसे लेके जाएगा, ये एक्सटेंट का ग्राउंड है। दूसरा ऑन ग्राउंड ऑफ लीगैलिटी, लीगैलिटी क्या है कि भाई सजा इतनी बनती ही नहीं थी एज पर लॉ, मुझे इतनी सजा कैसे दे दी, ये सब, इन दो ग्राउंड पे वो अपील कर सकता है। ये एक बात ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी डाउट इसके अंदर फिर अपने इसको लिख ले, बता देना अगर कोई डाउट हो, ठीक है। सेक्शन 375 ये कहता है when a person
is convicted on plea of guilt और कन्फेशन, अपने कन्फेशन भी लिख देना, ठीक है। वो क्वेश्चन में ना कई बार प्ली ऑफ गिल्टी की जगह कन्फेशन वर्ड यूज कर देता है, अपने को पता होना चाहिए। इनमें से किसी पे भी हो, बाय हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो जाए, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट बोल दो चाहे, नो अपील शैल लाई, अपील नहीं होगी। बट एक एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्ट convicted person can appeal on ground of legality और extent। ये ध्यान रखना, ये पूछ लेता है, ध्यान रख लेना भाई एक चीज। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, चाहे तो उसको हाई कोर्ट सजा दे, चाहे सेशन कोर्ट सजा दे, चाहे मैजिस्ट्रेट कोर्ट सजा दे, वो अपील नहीं कर सकता। बट वो इन ग्राउंड पे फिर भी अपील कर सकता है, चाहे कोई भी कोर्ट सजा दे नहीं। अगर उसको लीगैलिटी के ग्राउंड पे अपील करनी है, अगर उसको एक्सटेंट के ग्राउंड पे अपील करनी है, तो वो सिर्फ सेशन कोर्ट के ऑर्डर के और मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सेंटेंस, इन दोनों कोर्ट के सेंटेंस के खिलाफ अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के खिलाफ वो किसी भी केस में नहीं कर सकता। अगर उसने हाई कोर्ट में कन्फेस किया है तो हाई कोर्ट जो मर्जी सेंटेंस पास कर दे, हाई कोर्ट के खिलाफ वो किसी भी केस में अपील नहीं कर सकता। तो ये यहां अलग से लिख लेना स्टार लगा के, नो अपील लाइज अगेंस्ट हाई कोर्ट इन एनी केस। इन एनी केस हाई कोर्ट के खिलाफ आप ये एक्सटेंट लीगैलिटी किसी भी ग्राउंड पे नहीं जा सकते हो, इनके खिलाफ फिर भी आप जा सकते हो। आपसे क्वेश्चन हाई कोर्ट वाला नहीं पूछेगा, ये पूछ लेता है कि कौन सा सेक्शन बताता है। एक तो सेक्शन का पूछ लेगा कि कौन सा सेक्शन कहता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको गिल्ट पे या कन्फेशन पे कन्विक्ट किया जाता है, अपील नहीं होगा, 375। ठीक है। एक क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि भाई सेक्शन 375 ये कहता है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है, जिसने कन्फेस किया था, उसको सजा हो गई है, बट फिर भी वो अपील कर सकता है किन ग्राउंड्स पे, लीगैलिटी ग्राउंड्स पे, एक्सटेंट ग्राउंड पे, इन दो पे वो फिर भी अपील कर सकता है। ये एक बात है, ठीक है। ये इसको लिख लो, फिर अपने आगे चलें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान रख लेना। आपके जो अपील वाले पे से अगर क्वेश्चन आएगा तो कोशिश, ज्यादातर चांसेस रहेंगे इस टॉपिक में से आने के, ज्यादातर चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये सबसे मतलब पूरे अपील के अंदर ना ये एकमात्र ऐसा है जो थोड़ा बहुत ऐसा रहता है कि हाँ ध्यान देने लायक चीज है। ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। सेक्शन 376 अपील में से अगर क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है 376। रीजन बीइंग कि ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिसमें से अगर एग्जामिनर आंख बंद करके भी टॉपिक निकाले ना, तब भी क्वेश्चन बनता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट्स हैं जिनके खिलाफ ऑफेंस नहीं हो सकते हैं, जिनके खिलाफ ऑफेंस नहीं, और जिनके खिलाफ ऑफेंस क्या, जिनके खिलाफ अपील नहीं हो सकते हैं। अब वो ऑफेंसेस है कौन कौन से या पनिशमेंट है कौन कौन सी, सिंपल सी ट्रिक याद रख लेना। 100 रुपए के लिए मर्डर हुआ, 6,000 रुपए देने पड़े। 100 मर्डर 6,000, ठीक है। ये चीज याद रखना, 100 रुपए के लिए मर्डर हुआ, 6,000 रुपए देने पड़े, ठीक है। मर्डर का कंसेक्शन क्या है, 302। मर्डर का यही सेक्शन है 302। ये हुआ 100 रुपए, ये हुआ 6,000 रुपए। अब आ जाओ, सिर्फ यहीं से अपने वो पनिशमेंट जो है पनिशमेंट निकल जाएगी। अगर 100 रुपए का सेंटेंस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पास करता है, 100 रुपए तक का, कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें,
सिर्फ फाइन होना चाहिए 100 रुपए तक का, 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, अपील नहीं होगी। मर्डर में आ जाओ, 3 महीने तक की सजा, 200 रुपए तक का फाइन या दोनों, अगर पास करती है सेशन कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई है और वो सजा 3 महीने से कम है, या फाइन है तो फाइन 200 रुपए से कम है, या फिर अगर दोनों भी हैं तो सजा 3 महीने से कम होनी चाहिए, फाइन 200 रुपए से कम होना चाहिए, अपील नहीं होगी। तीसरा, 6 महीने, 1000 रुपए फाइन या दोनों, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई है जो सजा 6 महीने से कम है, 1000 रुपए से कम फाइन है, या दोनों है, 6 महीने से कम की सजा और 1000 रुपए से कम का फाइन, बस हाई कोर्ट द्वारा होनी चाहिए, आप अपील नहीं कर सकते हैं। ये 3 सेंटेंस हैं जिसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती है। अगर लिखना एक बार लिख लो, फिर अपने इसको इन डिटेल लिख देते हैं और इसके अंदर और छोटी मोटी क्या क्या बातें हैं वो भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। अगर लिखना है तो देख लो, नहीं लिखना फिर बताना, फिर अपने इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी डिस्कस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, आइदर इट्स योर प्री जुडिशरी मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं इस चीज को। अब देखो नए वाले कोड के अंदर इसको बदल दें सेंटेंसेस को, तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं क्या होगा। ठीक है, देखो ये जो सेक्शन है ये एक तो ये बताता है कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस कि भाई ये पनिशमेंट है, ये सॉरी ऑफेंसेस क्या कि ये पनिशमेंट है, लिस्ट ऑफ पनिशमेंट बताता है कि ये पनिशमेंट है जिसके खिलाफ, ठीक है, जिसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती है। उसके अलावा ये एक बात और बोल देता है कि भाई मान लो किसी को 2 पनिशमेंट सुनाई, 2 कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट है किसी भी ऑफेंस के लिए, मान लो उसको 2 ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल में पनिश किया, जो हमने सीआरपीसी की शुरुआत में देखा था, ऐसा हो सकता है 2 ऑफेंसेस के लिए एक ही ट्रायल चला, दोनों के लिए अलग अलग सजा सुनाई, ठीक है। मान लो किसी को 2 सजा सुनाई, एक डब्बा सजा का ये है, एक डब्बा सजा का सो ये है, और है एक ही ट्रायल में, एक ही ट्रायल में, ठीक है। एक डब्बे में तो ये सजा बनती है, मान लो एक सजा उसको सुना दी, एग्जांपल ले लेते हैं सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट ने उसको सजा सुनाई 3 महीना या ले लो 2 महीना, ठीक है, 2 महीना, एक ऑफेंस के लिए उसको 2 महीना सजा सुना दी, एक ऑफेंस के लिए उसको सजा सुना दी सेशन कोर्ट ने ले लेते हैं मान लो 3 साल, 3 साल। अब होता क्या है, इसके खिलाफ तो अपील कर सकता है वो, इसके खिलाफ अपील कर सकता है वो, बट इसके खिलाफ अगर 376 देखा जाए तो नहीं कर सकता। क्वेश्चन ये उठा कि भाई क्या 376 अगर कंबाइंड है सेंटेंस तब भी अपील नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं लगेगा। अगर सिर्फ एकमात्र यही सेंटेंस है और ये अकेला सेंटेंस पास हो रहा है तब अपील नहीं होगी, पर अगर इस सेंटेंस के साथ कोई और सेंटेंस भी पास हुआ है एक ही ट्रायल के अंदर जिस दूसरे सेंटेंस के खिलाफ अपील हो सकती है, तो इसके खिलाफ भी अपील हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो ये जो सेक्शन 376 है ये तभी लगेगा अगर जो पनिशमेंट है वो सिंगल एलोन खड़ी है और वो पनिशमेंट अकेली इस कैटेगरी में आती है, तब तो आप अपील नहीं कर सकते हो। पर अगर इस पनिशमेंट के साथ कोई कंबाइंड पनिशमेंट है जिस पनिशमेंट के खिलाफ अपील हो सकती है, तो इस वाली पनिशमेंट के खिलाफ भी अपील हो सकती है। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस ये हैं कि अगर सोचो कि सेशन कोर्ट ने एक ऑफेंस के लिए सजा दी 100 रुपए, एक के लिए दी 100 रुपए, दोनों मिला के 200 रुपए होते हैं, 200 रुपए यहां कैटेगरी में आता है, अपील नहीं कर सकते। एक ऑफेंस के लिए सजा दी 1 महीना, एक ऑफेंस के लिए सजा दी 1 महीना, दोनों मिला के 2 महीना होते हैं, 3 महीने की कैटेगरी में आता है, नहीं होगा, नहीं होगा। तो वो ये कहना चाहता है कि अगर 2 कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है और दोनों ही कैटेगरी को जोड़ देख लें, अगर कि दोनों कैटेगरी को कंबाइन कर दें,
तभी वो इस एकमात्र कैटेगरी जो है उसमें आ जाता है। या हम ये बोल दो कि दोनों ही कैटेगरी ऐसी हैं कि जिनके खिलाफ सेक्शन 376 में अपील नहीं हो सकती है, और दोनों को कंबाइन करने के बाद भी वो इस कैटेगरी से बाहर नहीं जाती है, तब भी अपील नहीं होगी। दोबारा बोल देता हूं कि दो कैटेगरी ऑफ ऑफेंस में कोर्ट ने सजा सुनाई। दोनों कैटेगरी अगर हम अलग अलग देखें तो दोनों के खिलाफ अपील नहीं हो सकती है। दोनों को अगर जोड़ भी दे तब भी वो, अगर हम सेशन कोर्ट वाली कैटेगरी उठाएं तो उस कैटेगरी से बाहर नहीं जा रही हैं। दोनों को जोड़ने के बाद भी तब भी अपील नहीं हो सकती है। ये एकमात्र इसका अपवाद है कि भाई अगर दो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है तो वो सिंपल सी बात है कि जो जनरल रूल है वो ये बोल रहा है कि दो कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है। एक कैटेगरी के खिलाफ अपील तभी होगी जब वो जो कैटेगरी है वो इस बड़े वाली कैटेगरी से बाहर होगी, और अगर बड़े वाली कैटेगरी से बाहर है तो वैसे ही दोनों को जोड़ने के बाद इस कैटेगरी में वो पनिशमेंट रहेगी ही नहीं। कोई भी डाउट इसके अंदर फिर अपने इसको लिख लें। सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? पहला, सेंटेंस ऑफ फाइन अप टू ₹100 passed by JM फर्स्ट क्लास। दूसरा, imprisonment up to 3 months और fine up to ₹200 or both passed by session court। तीसरा, imprison up to 6 months और fine up to ₹1,000 or both passed by हाई कोर्ट। ये 3 हुए। एक और है, एक और जो है उसको कहां लिखें? चौथा जो है वो है फाइन अप टू ₹200 पास्ड इन समरी ट्रायल। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा है, इसको ध्यान दे देना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। समरी ट्रायल कौन कौन सा जज कर सकता है? बताओ, समरी ट्रायल कौन कौन सा जज कर सकता है? एक बार लिख लो फिर बता देना, समरी ट्रायल कौन कौन सा जज कर सकता है? लिख लिया?
लिख लिया? ओके, ठीक है। बताओ भाई, क्वेश्चन पूछा था एक, समरी ट्रायल कौन कौन से जज कर सकता है? अब इसमें एक चीज और लिख लो, बट इफ एनी पनिशमेंट combined with such punishment mentioned under section 376, appeal shall lie if appeal lies against combined sentence। ये एक चीज लिख लेना, हालांकि पूछेगा नहीं आपसे, सिर्फ वो जो मेन बात है ना वो वहीं तक ही क्वेश्चन रह जाएगा, बट एक बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम दोबारा इसको सीआरपीसी करेंगे तब अपने इस टॉपिक को और अच्छे से कम कर लेंगे, अभी हमारे लिए इतना इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, वरना ये अपना टाइम बहुत ज्यादा खा जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो बगल में, समरी ट्रायल कौन कौन सा जज कर सकता है? सीजेएम, मेट्रो मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट इफ एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट उसको परमिशन देती है तो। जब लिख लेना तब बताना, फिर अब अपने आगे चले। केसेस में नहीं होगी, कौन से केस में होगी उसका हमने सिर्फ अभी तक जनरल रूल पढ़ा है कि भाई अगर सीआरपीसी बताता है या कोई और कानून बताता है तो अपील होगी। अब कोई और कानून कब कब बताता है उसको हम अभी नहीं देखेंगे, हमें कोई लेना देना अभी नहीं है। अभी हम देखेंगे कि सीआरपीसी कौन कौन सी पनिशमेंट के केस में बताता है कि आप अपील कर सकते हो, कौन कौन सी पनिशमेंट में कौन कौन सी कैटेगरीज है। सीआरपीसी हमें अपील बताता है 3 ग्राउंड पे। एक, कन्विक्शन के खिलाफ अपील, कि भाई उसको सजा हो गई है उसके खिलाफ अपील। वो सजा कौन उसको वो अपील कौन करेगा? जिसको सजा हुई है वही करेगा, बेसिक है कि भाई जिसको सजा हुई है वही अपील करेगा। उसमें हम देखेंगे किस किस को आप अपील कर सकते हो, कौन कौन से केसेस में, एक चीज। दूसरा ग्राउंड, अगर एक्विट हो गया है मतलब बरी हो गया है तब अपील कौन कर सकता है, तब हम उसमें देखेंगे कि अपील सिर्फ ही सिर्फ विक्टिम नहीं, अपील जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, डीएम भी कर सकता है, वो भी हम देखेंगे। दो, तीसरा, जो एक अपील का बहुत ही डिफरेंट सा ग्राउंड बनता है कि सजा तो हुई है पर जो कंसर्न्ड पर्सन है जो अपील कर सकता है, यहाँ पे अपील करने वाला जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लगता है सजा तो हुई है पर सजा कम हुई है, अपील ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस। तो 3 ग्राउंड बनते हैं, एक कन्विक्शन के खिलाफ अपील, वो जनरल बेसिक बात है। एक्विटल के खिलाफ अपील, ये भी बेसिक बात है। तीसरा ग्राउंड जो है वो है ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, की सजा तो कोर्ट ने सुनाई है पर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि सर सजा कम है, हम अपील कर रहे हैं कि सजा कम है, सजा बढ़ाई जाए। ये 3 चीजों के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। तो एक बार ये चीज देख लो, ये लिख लो। अपील जो है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन हो सकती है, जिसके सेक्शन कौन कौन से हैं? 374, 379, 389, ये 3 सेक्शन है। अपील अगेंस्ट एक्विटल हो सकती है, जिसके सेक्शन है 378, 380, सॉरी 318, 390, 390, हाँ 390। फिर आता है तीसरा ग्राउंड, ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी।
ये है सेक्शन 377, ये है सेक्शन 377। यहां पे तो अपील ऑब्वियस है कि कौन करेगा, कन्विक्टेड पर्सन, बाय कन्विक्टेड पर्सन। यहां पे जो अपील है, जो इन सेक्शंस में बताई गई अपील है, वो अपील करेंगे स्टेट गवर्नमेंट और टीएम और सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों में से कोई भी कर सकता है, वो हम केसेस अभी देखेंगे। यहां पे जो है, यहां पे अपील करने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। विक्टिम क्यों नहीं है वो अपने बाद में बताएंगे। एक सेक्शन 373 नाम की चीज जो हमने ने शुरू 372 सॉरी जो हमने ने शुरू में पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये बात आती थी एक, जो हमने अभी तक बोली नहीं है, वो अभी हम बात करेंगे उसमें कि विक्टिम के पास तो राइट है ही है। विक्टिम तो इनमें किसी में भी अपील कर सकता है। कन्विक्शन के खिलाफ तो वो क्या करेगा, एक्विटल के खिलाफ, ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी के खिलाफ वो तो कर ही सकता है। उसको यहां से किसी सेक्शन से पावर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और ग्राउंड बनता है जो है अपील जहां आप कर सकते हो, जो है सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर। ये एक चैप्टर पढ़ा था आपने, याद है क्या? सेक्शन 106 से 124 वाला। अगर इस चैप्टर में ऑर्डर होता है तो उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है, ये अपने और देखेंगे। ये सेक्शन कहां बात बोली गई है, सेक्शन 373, सेक्शन 373। अभी तक कोई भी डाउट किसी भी तरीके का? ये उसका सिर्फ जनरल रूल पढ़ा था कि यार अगर सीआरपीसी में बताया हुआ है तो अपील हो सकती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि सीआरपीसी में कहां कहां बताया हुआ है, कौन कौन से ग्राउंड बताए हुए हैं अपील के। सीआरपीसी में 4 चीजें हैं। एक तो जो बेसिक बात बनती है कि अगर एक्यूज्ड जो है उसको सजा होती है तो अपील हो सकती है। कौन कौन से सेक्शन है, ये 3 सेक्शन है। अपील कौन करेगा, कन्विक्टेड पर्सन। अगर जो एक्यूज्ड है वो बरी हो जाता है, एक्विट हो जाता है, तो ये सेक्शन है अपील के। कौन अपील करेगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक अपील कर सकता है, वो हम अभी सर्कमस्टेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा ग्राउंड बनता है कि सजा तो हुई है पर इनएडिक्वेट, मतलब जो जैसे मान लो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपील कर सकती है, तो एक्यूज्ड कन्विक्ट तो हुआ है पर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं सर सजा तो कम है, इसको थोड़ी और ज्यादा सजा दो, तो ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से सेक्शन है अपील कौन कर सकता है। ठीक है। एक चौथा है जो है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। जो ऑर्डर पास होते हैं चैप्टर 8 के अंदर, चैप्टर 8 में जो ऑर्डर पास होते हैं उसके खिलाफ भी आप अपील कर सकते हो। वो किसमें करेंगे, किसको करेंगे, ये सेक्शन है 373 जो आपको अपील की पावर देता है। अब देखो यहां आपने एक चीज गौर की होगी, चलो यहां तो फिर भी आ जाता है, यहाँ पे विक्टिम का नाम नहीं है, यहाँ पे विक्टिम का नाम नहीं है। चलो कन्विक्टेड पर्सन में तो विक्टिम क्यों होगा, विक्टिम के लिए तो अच्छी बात हुई ना, एक्यूज को सजा हो गई, वो थोड़ी होगा। यहाँ पे विक्टिम का नाम नहीं है, क्यों? विक्टिम को इनमें से किसी भी सेक्शन के राइट की जरूरत नहीं है। सेक्शन 372 क्लियरली बोलता है कि जो विक्टिम है ना उसकी ये अधिकार है अपील। वो जो भी कंसर्न्ड पावर बनती है, जैसा भी लेवल बनेगा हायरार्की के हिसाब से, जिसको अपील होती होगी वो उसको अपील कर सकता है। कोई कानून, कोई सेक्शन उसको नहीं रोक सकता। अगर एक्यूज्ड पर्सन एक्विट हो गया है, विक्टिम अपील कर सकता है। अगर विक्टिम को ये लगता है कि जो उसको कंपेंसेशन दिया गया है वो कम है, वो अपील कर सकता है। अगर विक्टिम को लगता है कि जो सजा सुनाई गई है वो कम है, वो अपील कर सकता है। तो विक्टिम को यहाँ के अधिकार की जरूरत नहीं है। विक्टिम हैज राइट ऑफ अपील अंडर सेक्शन 372। 372 के अंदर उसके पास राइट है और ये उसका अधिकार है। और वो किन किन चीजों के खिलाफ और किन किन ग्राउंड्स पे अपील कर सकता है, ऑन ग्राउंड ऑफ एक्विटल, कि भाई वो एक्विट हो गया इसलिए वो अपील कर रहा है। ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, की सजा कम सुनाई है सर, ऑन अ ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस। और तीसरा ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ कंपेंसेशन, कि उसको जो कोर्ट ने कंपेंसेशन दिया है ना वो भी कम है।
अपील होगी किसको? वो जो हायरार्की बनती है, जेएम की कोर्ट है तो सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट है तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने अगर ऐसा किया है तो सुप्रीम कोर्ट में, वो हायरार्की के हिसाब से चलता है। ये इतनी सी बात है। लिखना है लिख लो, अगर लिख लिया तो बता दो, फिर अपने आगे चलें। आप दो ही चीजों पे ध्यान देना, ये जो टॉपिक अपना चलेगा कि भाई कब होगी अपील, किसको होगी, दो ही बातें हैं कि किसको अपील कर सकते हो। अगर एक ही अथॉरिटी बताइए अपील की तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है कब होगी, और अगर एक से ज्यादा अथॉरिटी है तब हम देखेंगे किस अथॉरिटी के खिलाफ कब अपील होगी। बस हमें इतना ही ध्यान देना है, किसके खिलाफ किसको जा सकते हैं हम अपील में, कब हो जाएंगे, इतना ही दो चीजों पर ध्यान देना। सबसे पहले आ जाते हैं, जो छोटा सा है खत्म कर देते हैं, अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 106 और 117 ऑफ सीआरपीसी। याद है? याद नहीं है तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेक्शन 106 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, अगर वो 106 में ऑर्डर हुआ है, और बाकी के जितने भी हैं सिक्योरिटी, उनका ऑर्डर कहाँ होता है? 117 में। वहां पे तो सिर्फ बताया गया है कब ऐसा हो सकता है, जो ऑर्डर इश्यू होता है वो तो 117 में होता है। तो वो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि 106 में अगर ऑर्डर इश्यू होता है, 117 में ऑर्डर इश्यू होता है, या वो आपसे ये बोल दे चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी में अगर ऑर्डर इश्यू होता है तो अपील किसको होगी, यहां सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, किसको होगी अपील? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट एकमात्र अथॉरिटी है और कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर इनके खिलाफ अपील करना है तो सेशन कोर्ट, और अगर जो ऑर्डर जिसने किया है वो कोर्ट ही सेशन कोर्ट है, तो जिस भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है, मान लो 106 ले लेते हैं, चलो बाकियों में तो कोर्ट का काम नहीं है, ठीक है, 106 में तो कोर्ट का काम होता है, कोर्ट ही ऑर्डर करती है। 106 में जिसने ऑर्डर किया है वो है ही कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोई अपील नहीं होगी। यहां ये ध्यान रख लेना, इफ ऑर्डर अंडर चैप्टर 8 इज पास्ड बाय सेशन कोर्ट, नो अपील लाइज। आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछेगा कि सेक्शन 373 के हिसाब से या तो सेक्शन पूछ लेगा, या फिर वो इतना सा ही पूछेगा कि जो ऑर्डर पास होता है चैप्टर 8 में, या वो ऐसे बोल देगा कि जो ऑर्डर पास होता है 106 में या 117 में, अपील किसको करेंगे? सेशन कोर्ट। कब नहीं होगी? अगर जो ऑर्डर पास किया है वो पास ही सेशन कोर्ट ने किया है, फिर अपील ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है हाई कोर्ट में चले जाओगे, नहीं, अपील ही नहीं होगी। इतना सा लिख लो, कोई भी डाउट इसके अंदर, इतना ही ध्यान। कन्विक्शन सेक्शन 374 भी अपने कवर कर रहे हैं इसमें, 379 भी कवर कर रहे हैं। 389 इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपने डिस्कस जरूर करेंगे। ये क्या बोलता है कि अपील किस किस को हो सकती है? देखो अपील की अथॉरिटी कौन कौन हो सकती है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों का अपील होगी। अब देखते हैं होगी कब कब। सेशन कोर्ट को अपील होगी अगर जो भी कन्विक्शन है वो पास किया है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, यहां ध्यान रखना, ठीक है। या फिर जो ऑर्डर पास होता है ना सेक्शन 360 में, 360 ऑफ सीआरपीसी, 360 क्या है बताओ? इनके खिलाफ अपील होगी किसको? सेशन कोर्ट को। 360 में अगर ऑर्डर पास किया है, हाँ बस ये याद रखना 360 में ऑफ सीआरपीसी ऑर्डर जो है पास्ड बाय मैजिस्ट्रेट होना चाहिए, पास्ड बाय मैजिस्ट्रेट होना चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में होगा अगर जो ऑर्डर है, जो कन्विक्शन है वो बाय है सेशन जज, या फिर है एडिशनल सेशन जज है, या फिर सेंटेंस फॉर टर्म मोर देन 7 years बाय एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, मतलब कि अगर कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, हालांकि कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऐसा कर नहीं सकती है पर सेशन जज कर सकता है। अगर सेशन जज ने 7 साल से ऊपर की सजा सुना दी है, अगर सीजेएम ने 7 साल की से ऊपर की सजा सुना दी है, सीजेएम सुना सकता है 7 साल की सजा, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो उस केस के अंदर कोई भी पनिशमेंट है जिसकी सजा, जिसमें सजा 7 साल से ऊपर है, वहां पे हम हाई कोर्ट में ही जाएंगे।
सेशन जज ने कोई भी सेंटेंस पास किया है, हाई कोर्ट में जाएंगे। एडिशनल सेशन जज ने हाई कोर्ट में। पर अगर असिस्टेंट सेशन जज है तो हम कहां जाएंगे? सेशन कोर्ट में। ये ध्यान रखना, एक ये ध्यान रख लेना। सेक्शन 360 क्या है आपने अभी तक बताया नहीं है, ये बता दो। अब आ जाओ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे ध्यान रखना, दो केसेस हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। एक, अगर जो सेंटेंस है वो हाई कोर्ट ने पास किया है इन एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए बोला जाता है, एक्चुअली क्या है, कोई भी केस डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास नहीं जाता है, नहीं जाता है। पर अगर किसी कानून ने स्पेशल प्रोविजन बना के या उसमें स्पेशली मेंशन है कि इस केस का तो ट्रायल ही हाई कोर्ट करेगा, तो जनरली तो जाता नहीं है। जनरली हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है। पर अगर कोई कानून दे रहा है हाई कोर्ट को स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन की, केस आप ही ट्रायल करोगे और वो भी डायरेक्टली, उसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कि जनरली तो नहीं होता है पर अब है इस केस के अंदर। तो अगर ऐसा कोई केस हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट आया है, हाई कोर्ट के पास ही डायरेक्ट आया है, हाई कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन भी थी, हाई कोर्ट ने उसके अंदर जो है क्या किया है, सेंटेंस पास किया है। 360 इज प्रोबेशन ऑफ रिलीज, रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। एक दूसरा दूसरा ध्यान रखना, अगर जो हाई कोर्ट है ऑन अपील, हाई कोर्ट के पास मामला अपील में आता है और वो रिवर्स कर देता है ऑर्डर ऑफ एक्विटल टू कन्विक्शन। हाई कोर्ट के पास कोई केस आया, मान लो यहीं से चलता चलता आ गया, मान लो सेशन जज से हाई कोर्ट के पास आया अपील में, ठीक है। हाई कोर्ट के पास जब अपील में आया वो क्या था, एक्विटल के खिलाफ मामला आया। हाई कोर्ट के खिलाफ एक्विटल के, हाई कोर्ट एक्विटल का मामला आया, हाई कोर्ट ने उस एक्विटल को क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया। मामला बदल दिया, सेंटेंस बदल के क्या कर दिया, एक्विटल से कर दिया किसमें, कन्विक्शन में। और एक चीज और याद रखना कि सिर्फ कन्विक्शन नहीं, उसने जो कन्विक्शन में सेंटेंस जो पास किया हो वो 10 साल से ऊपर हो, 10 साल से ऊपर हो, या डेथ पनिशमेंट पास करे या लाइफ इंप्रिजनमेंट पास करे। अगर ऐसा हाई कोर्ट करता है तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बहुत रेयर केसेस होते हैं, क्योंकि रेयर ही आपके पास सेंटेंस है, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन हो तब हाई कोर्ट ने मामला पास किया हो, मतलब मामला केस डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास आया हो, जो होता ही नहीं है, बहुत रेयर टू रेयर केस होगा जब डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास होगा। एक दूसरा, या फिर हाई कोर्ट के पास मामला अपील में आया है और अपील में हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, जब मामला आया था तब तो वो जो एक्यूज था वो एक्विट हुआ था, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट भी किया है और जो सजा सुनाई है वो भी बहुत सीरियस, डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल से ऊपर, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये चीज को ध्यान रखना कि सेशन कोर्ट में कब जाएंगे, हाई कोर्ट में कब जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में कब जाएंगे, वो यही पूछता है। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में आपसे यही पूछता है। वहां लिखा था, यहां उसकी बात नहीं की है। एक्चुअली 389 अपील की बात की नहीं करता है, 389 बात करता है कि जब कन्विक्शन के खिलाफ अपील होगी, मान लो यहाँ पे अपील होती है, सपोज करते हैं सेशन जज से हम हाई कोर्ट के खिलाफ गए, भाई सेशन जज ने सेंटेंस पास किया है, हम हाई कोर्ट में गए, तो वहां पे हाई कोर्ट को एक 389 के अंदर पावर होती है कि जब भी कन्विक्शन के खिलाफ अपील आती है तो हाई कोर्ट वो जो सेंटेंस है, जो कन्विक्शन वाला जो सेंटेंस है, उसको एक बार सस्पेंड कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि जो जो भी बंदा है जिसको सजा सुनाई गई है, उसको जेल में डाला हुआ है, उसको रिलीज कर सकता है। ये बात 389 बोलता है। 389 ये कहता है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट हो या कोई भी अथॉरिटी हो जिसके पास अपील में मामला गया है, तो ये बोलता है कि जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास जब अपील में मामला आता है तो वो चाहे तो जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर सकती है कि एक बार सेंटेंस रोक दो, अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, पहले हम अपील सुनेंगे। और अगर वो चाहे, उसको सही लगता है, तो वो जो भी कन्विक्टेड पर्सन है जिसको अभी सजा सुनाई गई है उसको रिलीज भी कर सकता है, उसको बेल दे सकता है। ये दो चीजें हो सकती हैं। इसके अंदर एक केस होगा जिसके अंदर अपीलेट कोर्ट उसको रिलीज करेगी ही करेगी,
ये केस पक्का है, ये जरूर ध्यान दे लेना। अगर उसको जिस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया है वो ऑफेंस बेलेबल है, वो ऑफेंस बेलेबल है, तो अगर उसके खिलाफ वो अपील करेगा तो उसको बेल मिलेगी ही मिलेगी। एक दूसरा, अगर उसको जो सजा सुनाई गई है, जो सेंटेंस है वो 3 साल से कम है, और जहां भी जिस कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है उस कोर्ट के ट्रायल के अंदर उसको पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस कर रखा था, मतलब कि उसको सजा 3 साल से कम सुना रखी है, एंड सच पर्सन, उस पर्सन की जो प्रेजेंस है वाज डिस्पेंस्ड ड्यूरिंग द ट्रायल इन द प्रीवियस कोर्ट, तो वहां पे भी कोर्ट उसको बेल दे देगी। कोर्ट बोलेगी जब वहां पे कोर्ट ने उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर रखी थी तो हम यहाँ भी डिस्पेंस कर देते हैं, यहाँ भी उसको कोर्ट में आने की क्या जरूरत है। जब उसका अगर उसकी अपील के अंदर अगर सेंटेंस कंफर्म होगा तो जेल में डाल देंगे, तब की तब देखेंगे। तो वो जो पर्सनल अटेंडेंस जो है ना, जो डिस्पेंस वाला प्रक्रिया है, वो वहां भी कंटिन्यू होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। 389 में इतना तो अपने जनरली समझ जाएंगे कि हाँ भाई, जो भी अपीलेट कोर्ट है वो सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है, जो भी अपीलेट कोर्ट है वो उसको एक बार बेल पे छोड़ सकती है, पर हमको ये ध्यान रखना है कि कब उसको बेल पर छोड़ा ही जाएगा। क्योंकि कल को जब आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई अपील में मामला है, कब छोड़ना ही छोड़ना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया देन यू आर अगेंस्ट द लॉ। अगेंस्ट द लॉ जाना इज लाइक आपको हाईकोर्ट को रिपोर्ट करना पड़ेगा मामला कि आपने क्यों नहीं छोड़ा। अब आ जाओ 389। 389 ये बोलता है ऑन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। कोई फिक्स कोर्ट नहीं है, जो भी अपीलेट कोर्ट है, जो भी कंसर्न्ड अपीलेट कोर्ट है जिसके पास मामला आया है, जो अपीलेट कोर्ट है वो मे, बाउंड नहीं है, मे। पहली चीज, सस्पेंड एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, और दूसरा रिलीज accused on bail if imprisoned। अगर जेल में है तभी छोड़ेंगे ना, ये ध्यान रख लेना। ये तो बेसिक बात है, आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है वो। कोर्ट शैल रिलीज convicted person under following case। पहला, if offense for which convicted is bailable offense, एक या तो ये हो, या फिर दूसरा सेंटेंस फॉर imprisonment up to 3 years and attendance, personal attendance was dispensed during ट्रायल। यहां से आपसे ना वो सिर्फ ये वाली बात पूछ लेता है कि कब उसको छोड़ा जाएगा, वो सेंटेंस वाला क्वेश्चन पूछता है, पर्सनल अटेंडेंस ऑप्शन में नहीं डालता है, ये ज्यादातर ये वाला पूछ लेता है। तो अगर वो ऐसा पूछ ले कि भाई उसको कब मतलब व्हेन द अपीलेट कोर्ट शैल रिलीज द कन्विक्टेड पर्सन if sentence up to 1 year, if sentence up to 2 years, if sentence up to 3 years, any of the above, sentenced up to 3 years। अपने को इतना ही देखना है। ऑफेंस बेलेबल है तब भी छोड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन ध्यान दे देना। सेक्शन नंबर इसका फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो, फिर बताना अगर कोई भी डाउट हो तो।
ठीक है, अब एक छोटा सा और कर लेते हैं, फिर आपने का जो आज का वो है क्या वो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर वो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज मुझे आप लोगों का माहौल कम लग रहा है, मूड सा आपका लग नहीं रहा पढ़ने का, ऐसा सा लग रहा है। सेक्शन 377 अपील अगेंस्ट conviction on ground of inadequacy। याद रखना, सेक्शन नंबर पूछता है ये वाला कि कौन सी सेक्शन बताता है या पावर देता है ऑफ अपील ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं अपने ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। ये डायरेक्ट पूछता है, कुछ कंसेप्ट इसमें यही होता है बस कि भाई कंसेप्ट इतना सा है कि भाई जो सजा सुनेगा, जो भी सजा है, मान लो उसको 1 साल की सजा हुई है, ठीक है, जो भी मान लो अपील, ऐसे इसके अंदर अपील स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं सजा कम हुई है, इसको और ज्यादा सजा होनी चाहिए, वो अपील कर सकते हैं। दिस इज ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। ये कंसेप्ट ये नहीं है कि उसको सजा ही नहीं हुई है, सजा तो हुई है पर कम लगती है, जो भी अपील करने लायक अथॉरिटी है वो। अब यहाँ पे भी दो ही बातें देखनी है, अपील किसको होगी, अपील कब होगी, दो चीजें हैं। एक चीज अपील किसको होगी, यहां देख लो पहले, यहां जो अपील होगी वो एक तो हो सकती है हाई कोर्ट को, दूसरी हो सकती है सेशन कोर्ट को। अपील करेगा कौन इसके अंदर, या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी वो भी देख लेंगे, पहले इसमें आ जाओ। हाई कोर्ट में अपील जाएगी अगेंस्ट एनी सेंटेंस by any court other than court of magistrate। जेएम सीजेएम अगर उसने सेंटेंस पास किया है तब यहां नहीं लगेगा, तब सेशन कोर्ट में जाएगा, तब हम सेशन कोर्ट में जाएंगे अगेंस्ट एनी सेंटेंस पास्ड बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने, ये चीज ध्यान रख लेना यहाँ पे, अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस पास किया है तब हम सेशन कोर्ट में ही जाएंगे। अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी कोर्ट है, सपोज कर लो सेशन बच क्या गया, सेशन कोर्ट ही बच गया वैसे तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। पर इन्होंने लैंग्वेज ऐसी यूज की है तो अपने को भी ध्यान रखना है, वो ऑप्शन में ऐसी ही लैंग्वेज लिखता है कि भाई अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस पास किया है, उसके खिलाफ अपील करना है ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, तो किसको करोगे, सेशन कोर्ट को। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी दूसरी कोर्ट्स हैं, उन्होंने सेंटेंस पास किया है, हमको अपील करना है ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, किसको करेंगे, हाई कोर्ट को। ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ कि अपील करेगा कौन। जनरली तो कंसेप्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट अपील करेगा, पर कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी करवा सकता है। मतलब वहां पे क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
कंडीशंस ये रहेंगी कि सेंटेंस कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ने पास किया है, बस डायरेक्शन जो है, जो ऑर्डर जो है अपील करने का वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एकमात्र कंडीशन है अगर जिस जो ऑफेंस है, जिस ऑफेंस के अंदर पनिशमेंट है या ऑफेंस जिसके खिलाफ हम अपील कर रहे हैं, वो जो ऑफेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन, याद रखना इन्वेस्टिगेशन जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, एक डिपार्टमेंट है दिल्ली का जो जिसको हम सेंट्रल फोर्स मानते हैं, अगर उसने किया है तो। दूसरा, अगर जो ऑफेंस है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो ये सेंट्रल अथॉरिटीज है, जो इन्वेस्टिगेशन है जो ये सेंट्रल अथॉरिटीज हैं जिनको पावर मिलती है किसी सेंट्रल एक्ट के हिसाब से जांच करने की, लाइक ईडी, लाइक सीबीआई, अगर इन्होंने उस ऑफेंस की जांच की है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर आ जाती है। जनरली तो पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है, पर अगर जो ऑफेंसेस है उनकी जांच सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, जिनको हम सिंपल यही बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज, अगर उन्होंने की है तो उस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपील करवा सकती है। ये इसके अंदर बात है। तो अभी अपने एक बार ये लिख लो, फिर अपने आ जाते हैं कि अपील करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट इन जनरल केस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगा। ठीक है, अब आ जाओ इस पे ध्यान दे देना कि अपील करेगा कौन। देखो जनरली जो है वो अपील करेगा स्टेट गवर्नमेंट इन ऑल केसेस। कोई भी केस होगा उसमें स्टेट गवर्नमेंट करेगा, पर कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ये मान लेना, ये नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो, कि ये भी अपील कर सकता है इफ ऑफेंस इन्वेस्टिगेटेड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस और any authority authorized under central act। इसके एग्जाम्पल लिखने हो तो लिख लेना, एग्जाम्पल ईडी, सीबीआई, इस केसेस के अंदर। अब एक चीज ध्यान रख लेना, पहली बात सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट, इस केसेस में भी जो ऑफेंस दिल्ली स्पेशल पुलिस या इन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किए हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपील कर सकती है अगर चाहे तो, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं केसेस में करेगी, हर केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपील नहीं कर सकती है। अपील होता किसके थ्रू है, अपील होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑब्वियस हाई कोर्ट में वही तो रिप्रेजेंट करते हैं इनको, सेशन कोर्ट में भी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग पीपी को डायरेक्ट कर देंगे, ये पीपी को बोल देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप अपील करिए। तो स्टे होगी किसके थ्रू, अपील थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस बात को हम सेक्शन 24 में भी पढ़ चुके हैं कि हाई कोर्ट में या सेशन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसको हम सेशन कोर्ट बोल सकते हैं, उस लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, पीपी। तो पीपी के थ्रू वो अपील कर सकते हैं और अपील पीपी के थ्रू ही करेंगे। ये चीज ध्यान रख लेना, एक पहली बात कि क्या ग्राउंड होगा इन्हें, मतलब किसको हम अपील करेंगे एक चीज, और कौन कर सकता है, यहां ये ध्यान रख लेना। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर के आने के चांसेस ज्यादा है।
जब लिख लें तब बताना। ठीक है, अब देखो ये हो गया, हमने कितने अपील पढ़ लिए। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन पढ़ लिया, अपील अगेंस्ट अपील ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी पढ़ लिया, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी या अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर चैप्टर 8 पढ़ लिया। अब हमारा एक छोटा सा अपील रह गया विच इज अपील अगेंस्ट एक्विटल। इसमें भी हमें यही देखना है किसको होगी, कौन करेगा, किसको और कौन, बस इतना सा ध्यान रखना है। पहले अपने इसको निपटा देते हैं ताकि अपना अपील सारा खत्म हो जाए। अपील अगेंस्ट एक्विटल, देखो यहां ये जो इनएडिक्वेसी वाला कंसेप्ट और एक्विटल है ना, हल्का सा मतलब हल्का क्या, लगभग सा मिलता जुलता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली बात, यहां पे अपील करने वाला एक बंदा बढ़ जाएगा। पहले हमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट था, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी जुड़ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, यहां पे अपील किसको होगी वो सेम ही है कि भाई या तो हाई कोर्ट को होगी या सेशन कोर्ट की होगी। सेशन कोर्ट को होगी अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने पास की है, और हाई कोर्ट को होगी अगर किसी भी कोर्ट ने पास की है, बस मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर एक चीज याद रखना, अगर सेशन कोर्ट को अपील करवानी है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं आएगी, उस चीज को करवाने के लिए डीएम ही ऑर्डर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में नहीं पड़ेगी। अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ने सेंटेंस ऑफ एक्विटल पास किया है, उसके खिलाफ अपील करनी है सेशन कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही ऑर्डर कर सकता है, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। दूसरी बात, अगर किसी भी कोर्ट ने पास किया है जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट नहीं है और वहां पे हमें अपील करवाना है हाई कोर्ट को, तो स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है, पावर्स डिवाइड हो गई हैं। 377 में पावर्स डिवाइड नहीं थी, 378 में डिवाइड है। अगर सेशन कोर्ट में अपील करवानी है डीएम से करवाओ, अगर हाई कोर्ट में अपील करवानी है स्टेट गवर्नमेंट से करवाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में करवा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सेम टू सेम है, बस वहां पे कंडीशन वही पूरी होनी चाहिए कि अगर ऑफेंस जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है या सेंट्रल फोर्सेज हैं जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में करवा सकती है। वहां वही कंडीशन रहेगी, किसको अपील होगा, हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को, कब होगा, वो सब कंडीशन सेम है। वहां पे पावर का डिवीजन नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। कोई भी डाउट इसके अंदर, कोई भी डाउट अपील अगेंस्ट एक्विटल के अंदर अभी तक? ठीक है, अब आ जाओ। सबसे पहले यहां पे ये ध्यान रख लेना, कौन अपील कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, डीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? पहला पहला लिख देते हैं, चलो, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट, इफ ऑर्डर और सेंटेंस बाय कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है तब, और यहीं पे लिख देना एंड अपील बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बस अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, ऑर्डर ये होना चाहिए। दूसरा, हाई कोर्ट, इफ सेंटेंस बाय एनी कोर्ट other than court of magistrate and appeal by state government। यहाँ पे अपील
हाई कोर्ट के केस में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, यहाँ पे डीएम। यहाँ पे पावर का डिवीजन हो गया है, पहले हमने पावर का डिवीजन नहीं किया था। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और लिख लेते हैं कि अगर जो ऑफेंस है इफ ऑफेंस investigated by Delhi Special Police Establishment or any authorities authorized under central law, उस केस में अपील कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहां भी वही चीज चलेगी, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को बोलेगा कि भैया सेशन कोर्ट में चले जाओ, और अगर कोई भी कोर्ट है मैजिस्ट्रेट को छोड़ के तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी को क्या बोलेगा कि भैया आप कहां चले जाओ, हाई कोर्ट। यहां भी अपील किसके थ्रू होगी, अपील थ्रू पीपी, पीपी को ही बोलेंगे ये अपील थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इतनी सी बात है अपील से रिलेटेड मामलों में, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बस इतना ही ध्यान रख लेना। एक यहाँ पे एक बहुत ही अलग सा कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान देना है। हो गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो क्या है ऑलमोस्ट सिंपल सी बात चल रही, कोई अपना आपने मतलब अपने को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखना, अपने याद है हाई कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सुनते हैं स्पेशल लीव टू पिटीशन, कोर्ट ने किसी भी कोर्ट ने कोई भी जजमेंट पास किया आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वहां पे जाके स्पेशल लीव टू एसएलपी फाइल कर सकते हो। ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ भी है, किसी भी कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास किया है, आप डायरेक्ट मतलब देखेंगे अभी कौन जा सकता है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। कोई भी कोर्ट हो, कोर्ट मैटर नहीं करता है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट हो, कोई मर्जी कोर्ट हो, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे यहाँ पे स्पेशल लीव टू अपील, कब होगा अब ये ध्यान रखना, अगर कोई कंप्लेंट केस फाइल हुआ है किसी भी कोर्ट में, उस कंप्लेंट केस का ट्रायल चला, ऑर्डर ऑफ एक्विटल हो गया, वहां पे एक्विटल हो गया, तो कंप्लेनेंट जो भी कंप्लेनेंट है, अब कंप्लेनेंट कौन हो सकता है कंप्लेंट केस में, या तो कोई इंडिविजुअल होगा या फिर पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है,
हमने सेक्शन 200 में पढ़ा था ना कि पब्लिक सर्वेंट भी हो सकते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट की कंप्लेंट करनी है तो यहाँ पे जो SLP फाइल करेगा, स्पेशल लीव टू अपील जो फाइल करेगा वो कौन हो सकता है, या तो होगा इंडिविजुअल जो कंप्लेनेंट था खुद, या फिर पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कंप्लेंट कर रहा था। तो ये दोनों यहाँ पे स्पेशल लीव टू अपील फाइल कर सकते हैं। किसको फाइल करेंगे? हाई कोर्ट को। कब फाइल करेंगे? अगर कंप्लेंट केस हुआ था और उस कंप्लेंट केस के अंदर जो है ऑर्डर ऑफ एक्विटल हुआ है, केस इंस्टीट्यूटेड ऑन कंप्लेंट एंड सेंटेंस ऑफ एक्विटल वाज पास्ड, वहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसके फायदे क्या है? फायदे ये होंगे कि अगर आपकी अपील वहां एक्सेप्ट हो गई तो डायरेक्ट आपकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, आपका टाइम बच जाएगा, एक। दूसरा, बट अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन थी स्पेशल लीव टू अपील रिजेक्ट हो गई, आप फिर कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो। फायदा ये है कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। नुकसान ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन ये रिजेक्ट हो गई तो आप कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं, ये इसमें ध्यान रखना। दिस इज स्पेशल लीव टू अपील। कब होगा वो भी अपने देखेंगे। दिस इज सेक्शन 378 में ही है, बस सेक्शन 378 क्लोज 4 में है, स्पेशल लीव टू अपील। कोई भी डाउट इसके अंदर कुछ है तो पूछ लो, वरना फिर अपने इसको लिखें। स्पेशल लीव टू अपील, सेक्शन 378 क्लोज 4। ठीक है, सेक्शन 378 क्लोज 4 जो है ये स्पेशल लीव टू अपील की बात करता है। होगा कब? ये होगा ऑन, मतलब ऑर्डर बोल दो, सेंटेंस बोल दो, ऑन सेंटेंस ऑफ एक्विटल पास्ड इन कंप्लेंट केस। ये ध्यान रखना, सिर्फ कंप्लेंट केस पे होगा। अगर FIR पुलिस रिपोर्ट वाला केस था तो नहीं होगा। केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट नहीं लगेगा, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट लगेगा। कंप्लेंट केस को हम ये भी तो बोलते हैं ना, केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, तब हम कर सकते हैं। अब करेगा कौन? या तो कंप्लेनेंट कर सकता है, या फिर पब्लिक सर्वेंट कर सकता है, या फिर पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। कंप्लेनेंट को टाइम है 60 डेज का फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एक्विटल, फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एक्विटल। इसके पास 60 दिन का समय है। पब्लिक सर्वेंट के पास 6 महीने का समय है। अगर कंप्लेनेंट 6 पब्लिक सर्वेंट है ना, तो कितना है? 6 मंथ्स फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एक्विटल। ये ध्यान रखना, ये पूछता है अपने से, अपने से और कुछ नहीं पूछता, ये पूछता है। एक चीज, कंप्लेंट होगी किसको, मतलब एप्लीकेशन किसको डलेगी? एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट। एप्लीकेशन किसको होगी? हाई कोर्ट को। तो क्या कंसेप्ट है इसका? अगर कंप्लेंट केस इंस्टीट्यूट हुआ, उसमें एक्विटल का ऑर्डर पास हो गया है, तो वहां पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट को फॉर स्पेशल लीव टू अपील। कौन डाल सकता है? चाहे तो कंप्लेनेंट डाल दे, या फिर अगर जो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक सर्वेंट है तो वो डाल दे। अलग अलग क्यों बोला गया है? क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड दिया गया है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है कंप्लेनेंट, 60 दिन, अगर पब्लिक सर्वेंट है 6 महीना। इस चीज का ध्यान रखना। कोई भी डाउट इसके अंदर अभी तक? और एक चीज यहां ध्यान रख लेना, इफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड, अगर ये स्पेशल लीव टू अपील की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, नो अपील बी अलाउड, कहीं भी कोई भी अपील अलाउ नहीं होगी। ये ध्यान रख लेना, आपकी सारी राइट ऑफ अपील खत्म हो जाएंगी। दिस इज अपील अगेंस्ट एक्विटल। अपील के जो 4 बातें हैं, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अपील अगेंस्ट एक्विटल, अपील अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी एंड अपील अगेंस्ट अंडर चैप्टर 8। CRPC हमें इन 4 ग्राउंड पे ही अपील की बातें बताता है जो हमने कर ली है। अब इसके अलावा जो कंसेप्ट है वो छोटे छोटे कंसेप्ट है, जिसमें कुछ एक चीजें अपने को ध्यान रखनी है।
ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रख लेना। कंसेप्ट ये है कि सपोज मुझे एक्विट किया गया, मुझे ऑर्डर ऑफ एक्विटल हुआ, मेरे खिलाफ जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, जो भी है, वो अपील में जा रहा है, वो अपील में गया। अब वो मुझे अरेस्ट करवाना चाहता है, वो ये चाहता है कि जब तक अपील चले ना तब तक सर इसको जेल में रखा जाए, वो ये चाहता है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालेगा, उसको कहां डालनी पड़ेगी? हाई कोर्ट में। अगर वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है, वो हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर हम अपील कर रहे हैं इसकी एक्विटल के खिलाफ, और जब तक अपील ना डिसाइड होना इसको जेल में डाला जाए। अब ऐसा नहीं है हाई कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके मुझे जेल में डाल देगा, नहीं। अगर हाई कोर्ट को ग्राउंड सफिशिएंट लगते हैं, वो जो भी ग्राउंड्स बोलता है इस वजह से डाला जाए, हाई कोर्ट को सफिशिएंट लगते हैं, हाई कोर्ट मुझे बुलाएगा, वहां पे मुझे शोकॉज नोटिस इश्यू करके बुलाया जाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की, मैं अपनी बात सुनाऊंगा। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ जेल में डालना चाहिए तो मुझे जेल में डाल सकती है, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको बेल पे छोड़ देना चाहिए, हाई कोर्ट मुझे बेल पर भी छोड़ सकता है। तो कंसेप्ट क्या है कि क्या ऑर्डर ऑफ एक्विटल के खिलाफ जब अपील चलती है तो जो भी एक्विटेड पर्सन है उसको जेल में डाला जा सकता है? बिल्कुल डाला जा सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर है, अगर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन डलती है, हाई कोर्ट सेटिस्फाइड होती है तो जेल में डाल सकती है। ये कंसेप्ट है, कहां बोला गया है? सेक्शन 390 के अंदर। कोई भी डाउट इस कंसेप्ट के अंदर जो मैंने अभी बोला, फिर अपने इसको लिख लें। ये अपील अगेंस्ट एक्विटल के साथ चलता है, दोनों सेक्शंस। बस अपने को इतना और करना है, यहां पे अपना अपील खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब आ जाओ। सेक्शन 390 इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ। 389 390 ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सुन लो, अगर कभी आ जाए तो अपने को पता हो। हाई कोर्ट में ऑर्डर अरेस्ट ऑफ एक्विटेड पर्सन, ये बोलता क्या है? ऑन एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट पेंडिंग अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्विटल। बस ये याद रखना, यहाँ पे पावर हाई कोर्ट के पास है। अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एक्विटल, हाई कोर्ट में ऑर्डर अरेस्ट ऑफ एक्विटेड पर्सन पेंडिंग अपील। जब तक अपील पेंडिंग है इसको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। ठीक है, दिस इज 390। अब आपका जब आप इसको लिख लेना तब बता देना, फिर हम इसके इंडेक्स सेक्शंस की बात कर लें। सीआरपीसी में हमें कौन कौन से सेक्शंस पे ध्यान देना है? आइदर इट्स जेएलओ, आइदर इट्स जुडिशरी, दोनों का। इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन नंबर्स पे कि भैया अपने को कौन कौन से सेक्शन करने हैं। पहले उठा लेते हैं अपने सेक्शन 1 टू कितना चले, 106, 124, 124 तक। ठीक है, 124 के पार्ट में अपने को क्या क्या करना है पहले वो देख लेते हैं।
1 से 124। इसमें करने कौन कौन से सेक्शन है बस ये देख लेना। सेक्शन 1 और 2 करने हैं, ठीक है। 3, 4, 5 नहीं करने। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर आईपीसी कोई लेटर मतलब नहीं करता है, ठीक है। सेक्शन 6 करना है, क्लासेस कितनी होती हैं क्वेश्चन आता है। सेक्शन 8 करना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन कौन से होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, कौन डिसाइड करता है। उसके बाद 9 और 10 कोर्ट ऑफ सेशन, सिर्फ सेक्शन नंबर्स पे ध्यान दे देना। उसके अंदर से अगर कंसेप्ट आएगा तो आपको आता ही होगा, कोई आपको बहुत ज्यादा वो एक बोलूं कॉम्प्लिकेटेड सा मामला ऐसा कुछ नहीं है। उनके सिर्फ सेक्शन नंबर देख लेना। और सेक्शन 13 जो है इसको जरूर अच्छे से देख लेना। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वैसा ही सेक्शन है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर आ जाइए आपका सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 25 ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका अमेंडमेंट देख लेना कि कौन सी अमेंडमेंट से ये आया है, ठीक है। सीआरपीसी की अमेंडमेंट है 2005। अब आ जाओ उसके बाद सेक्शन 26 से 31 सारा इंपॉर्टेंट है। 26, 27 पावर्स, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाओ 41 वाले पार्ट के अंदर। 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 43, 44। प्री मीन्स दोनों बोल रहा हूँ। कुछ कंसेप्ट हैं जो सिर्फ प्री के हैं, लाइक 41C, 41D, आपका 44, ठीक है। ये सब कुछ कंसेप्ट हैं जो सिर्फ ही सिर्फ प्री के हैं। प्री मीन्स दोनों में सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद अपने आ जाओ 53 वाला, 53, 53A, 54, 54A, ये सब बीच वाला छोड़ देना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाना आपने 57, 58, 59, इस पर देख लेना थोड़ा। अब आ जाओ सम्मन में। सम्मन के अंदर 61, 62, 63, 64, ये थोड़ा देख लेना। हालांकि सम्मन के चांसेस कम होते हैं बट सम्मन फिर भी देख लेना। फॉर्म ऑफ सम्मन थोड़ा ध्यान रखना, डिलीवर कौन कौन कर सकते हैं वो। 70 to 81 सारा इंपॉर्टेंट है। बीच में एक आधा सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक नोटिफिकेशन वाला 75, वो सब। बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। देखो 75 मान लो नहीं है, बाकी तो सारा इंपॉर्टेंट है। 82 से 86 सारा इंपॉर्टेंट है। 87 इंपॉर्टेंट है। 87 अपने से सेक्शन नंबर पूछता है। फिर उसके बाद आ जाइए 91 से 98 इंपॉर्टेंट है। 91, 92 थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। 93 से 98 में सिर्फ ये देख लेना और कौन कौन से ऑफिसर हैं जो ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाओ 106 से 111, 106, 7, 8, 9, 10, 10 हुआ ना, 110। उसके अलावा हाँ 116 इंक्वायरी वाला बात, क्योंकि वो ये पूछ लेता है इंक्वायरी कितने टाइम में खत्म होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी ऐसा, उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट वाला एक टॉपिक देख लेना बस, सेक्शन 122, बस। बाकी यहाँ से ही पूछ लेता, वो वहां पे इतना जाता नहीं है। ये अपना इतने सेक्शंस है जो थोड़े देख लेना, लिख लो, फिर अपने आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 125 से 200 में। 125 से 200 मतलब 203 ही कर देते हैं, चलो ठीक है। इसके अंदर 125, 126 ये देख लेना। 127, 28 सिर्फ इंडेक्स नहीं आता, ये देख लेना दोनों। फिर आ जाओ सारा जो 129 चलता है वहां पे 133, 144, 144 ए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 154 से 156, 159, 160 से 163, 164, 167। जुडिशरी के लिए बोल रहा हूँ, आरजे आरजे उसमें जेएलओ में नहीं आता है। 166 ए बी। फिर आता है आपका 172, 173, 174 से 176, ये सारा इंपॉर्टेंट है। 177 से 189, 190 से 199, 200 से 203,
ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ मत छोड़ के जाना। ये है आ गया आपका 125 से 230। कोशिश करना सीआरपीसी को डिवाइड कर देना 1 से लेके 40, 41 से लेके 98 तक कर देना, चाहे 106 से लेके 153 तक कर देना, चाहे फिर 154 से लेके सारा जो अभी तक अपने चल रहे हैं वो सारा देख लेना। मतलब जो स्टेप है बीच बीच में जो चीजें हम छोड़ रहे हैं वो आप भी छोड़ देना चाहे। ठीक है, अब आ जाओ आगे 204 से 299। 204 से 299। 204 इंपॉर्टेंट है प्री के पर्पज से, 206 इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा 209 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अपने 211 आ गया, 211, 12, 213, 215, 216, 218 से 224 सारा इंपॉर्टेंट है। 225 से 237, 238 से 250, 251 से 259, सिर्फ ही सिर्फ इंडेक्स करना है इनका। क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन आता होगा जो भी आएगा। इसमें जो सेक्शंस है वो बता रहा हूं। 225 से 237 के अंदर है 226, सॉरी 236, 237, यहां पे है 249 एंड 250, यहां पे है 256 से लेके 259। इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा तो इनमें से आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा, कुछ मर्जी हो जाए चाहे। ये सिर्फ इंडेक्स पढ़ना है इसका। ये हो गया आपका 259 तक। उसके बाद समरी ट्रायल सारा पढ़ना, सारा मतलब 260, 261, 262, 265, 265 ए से 265 एल प्ली बार्गेनिंग सारा पढ़ना विद अमेंडमेंट नंबर कि ये कौन सी अमेंडमेंट से जुड़ा था। ठीक है, क्रिमिनल लॉ 2005 से जुड़ा था। फिर आ जाओ अपने 266 से 271 इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल सी बातें हैं तो पूछ लेता है। उसके बाद आ जाओ 272 में, 272 की अगर अपने बात करें, यहां लिख देता हूं 272, 273, इसी का एक्सेप्शन 299, 274, 275, 276 सिर्फ इंडेक्स, 74, 75, 76 ओनली इंडेक्स, 277 नहीं पूछता, 281 ओनली इंडेक्स, 282 ओनली इंडेक्स, 283 ओनली इंडेक्स। फिर आ जाओ कमीशन 284, 285, 286, 290, देन 294, 297। बाकी वो जो 291 से 93 वाला है सिर्फ इंडेक्स कर जाना बहुत है, ओनली इंडेक्स। ये हुए कुछ लिस्ट ऑफ सेक्शंस 204 से 299 में। उसके अलावा कितना रह गया अपना, अभी तक अपने कहाँ आ चुके हैं, 400 तक आ चुके हैं ना। ठीक है, जब लिख लो तब बताना। ठीक है, अब आ जाओ वो टॉपिक जो हमने किए हैं अभी, जो हमने अब तक नहीं किए एक बार उसको छोड़ देना। जैसे 300 से 327 है, उसमें कुछ एक चीजें हैं जो बताने लायक है, वो तभी समझ आएंगी जब अपने ने वो चीज करी होगी। कहीं कहीं अपने को यह है कि सिर्फ उसको समझ के छोड़ना है,
तो वो अपने बाद में देख लेंगे। अब आ जाओ जजमेंट में क्या क्या पढ़ना है। जजमेंट में पढ़ना है 353, 354, 362, 364, 365, 356 से 360, ये जजमेंट का पार्ट है। जो 357 ए बी सी है उनकी अमेंडमेंट जरूर अच्छे से कर लेना, ये जजमेंट का पार्ट है। अपील के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अपील में 373, 374, 379, 375, 376, 377, 378, 90 नहीं लेना है, 91 नहीं लेना है, 391 सिर्फ इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स, 92, 93, 94, ठीक है। 94 वेरी इंपॉर्टेंट, 92 एंड 93 नॉट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो आपको होना चाहिए। प्री में आ जाए तो आ जाए, बाकी डिटेल में नहीं आता। डिटेल में यहाँ से आता है, एक 94 आता है। दिस इज अपील। अब तक जो हमने पढ़ा है वो इतना सा पार्ट है। अब आप गिन सकते हो हमको कितने सेक्शन पढ़ने लायक है सीआरपीसी में। नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये अपने लिए है। कल सुबह की क्लास में वही अपील का थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीजें बाकी हैं। जो मेजर पोर्शन है अपील का वो हम कर चुके हैं, वो कर देंगे हम। रेफरेंस रिवीजन को हम खत्म कर देंगे कल, एंड देन वी विल प्रोसीड विद एग्जीक्यूशन। ओके, ठीक है, फिर आज की क्लास यही। जो नहीं पढ़ा है वो भी बता दें, ठीक है भाई, लिख लो। अपने ने क्या क्या नहीं किया है अब तक बीच में से। 204 वाला तो कवर कराई दिया, 266 से 271 भी करवाया, 300 से 327 में ये थोड़ा देख लेना क्या क्या करने लायक है। इसके अंदर सेक्शन 300 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 300 के बाद बीपीडीएलसी करना है क्या, 304, 304 लीगल एड हो गया, ठीक है। राइट टू बी डिफेंडेंट हो गया, 304, 306, 307, फिर आ जाओ 311, 311 ए, 313, 313 के बाद SHXCAW कुछ खास नहीं है। हाँ, 320, 321, ये सारा ही मान लो, 322 से 327, ये सारा ही मान लो, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, 1, 2, 3, ये सब प्री का पूछ लेता है वो। 320, 320 हाँ इंपॉर्टेंट है, 321 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 320, 21 ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद 328 से वो सब मत पढ़ना, मत पढ़ना, ना हम पढ़ाएंगे ना आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। 53 से 65, फिर आ जाओ 366 से 371, इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस की बात करता है, सारा इंपॉर्टेंट है। 372 से 394 हमने बात कर दी है। 395, 395 रेफरेंस, 397, 399, 400, 401, फिर उसके बाद हाँ 406 से 412 सारा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर विड्रॉल की बातें करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 413 से 435 सारा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन की बातें करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस, इंप्रिजनमेंट, सब कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 436 से 450 जो बेल की बातें हैं, बेल के अंदर 436, 437, 438, 441, 442, 443, 446, 446 ए, 449, और कुछ रह गया, बस इतना ही। 450 भी चलो रीड कर लेना बस, ये हो गया बेल। अब उसके अलावा जितने भी हैं, आइदर इट्स 451 टू 459, 460 टू 466, 467 टू 473, 474 एंड 484,
फ्री। सिर्फ रीड चाहिए आपको, इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। और ज्यादातर क्वेश्चन वो अगर पूछेगा, यहां से पूछेगा, इनके सिर्फ सेक्शन नंबर पूछेगा और यहां से पूछेगा। ये ज्यादातर केसेस होंगे क्वेश्चन पूछने के। हाँ जी, बाकी का कल ही करेंगे, क्लास हमने खत्म कर दी है। हम सिर्फ ही सिर्फ अब इम्पोर्टेंट बातें लिख रहे थे कि इम्पोर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं। वी आर कंप्लीटेड विद द क्लास। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना क्लास हमारी तरफ से खत्म। ओके, वेलकम। हाँ जी, बाकी सब लीव कर दो, नहीं पूछता वो। जुडिशरी तक में नहीं पूछता, जेएलओ में क्या पूछेगा। हाँ, छोड़ दो, कोई कुछ कुछ नहीं आता वो, बाकी जितना भी है छोड़ दो, चाहे नहीं आएगा। ठीक है, इंडेक्स अगर करना हो तो थोड़ा बहुत कर लेना, बाकी नहीं पूछता वो। क्योंकि अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी मैं लेके चलूं कि वो अगर एक आधा क्वेश्चन पूछ भी लेगा, तो हमारे सीआरपीसी के वो कम से कम 75 क्वेश्चन पूछेगा। 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बोल रहे हैं, उस पार्ट से है मैक्सिमम। बाकी तो हमने जो पढ़ा है वहीं से आएगा। तो अगर हम उसी को कर जाएंगे तब भी हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे सीआरपीसी में। ठीक है, ओके देन, क्लास खत्म है। थैंक यू सो मच।